औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक नाम से, मुबारक नाम से, जो रहमान रहीम करीम है। उसका कोई सानी नहीं है, वाहदहु ला शरीक है और कायनात की हर चीज़ पे कादर है। और वतर्ज़क़ु मन तशाअ बगैर हिसाब, और जिसको चाहे जितना मर्जी रिज़्क़ अनायत फरमाए। और हर खुशी, हर गम और इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। वो मेरा रहमान अपनी सिफ़ात में, अपनी ज़ात बाबरकात में, अपनी वहदानियत में, रुबूबियत में बिल्कुल तन्हा है, यकता है, वहदहु ला शरीक है और उसका कोई शरीक नहीं है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जो आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारे लिए सुन्नत नबी का मॉडल हैं। हमने उनके हज़ारों उनकी शुक्रिया है कि दुरूद व सलाम आपकी ज़ात बरक़ात से, जिनकी सुन्नत से, जिनके ज़रिए से हम मुसलमान हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा, बलगल उला बे कमाल ही कशफ़त दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। इकबाल ने कलंदरे वक्त के जो कलंदर थे, अल्लामा इकबाल मुफक्कर पाकिस्तान ने, आपने एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। विद दिस जेंटलमैन वी कम टू दी लेक्चर नंबर 15। और लेक्चर 15 में एज़ यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग, जैसे आपको पता है कि मैं आपको एक अच्छा मैसेज देता होता हूँ, और मैसेज इज़ जस्ट टू ओपनिंग अप। हम चाहते हैं कि हम इस मैसेज से मैं सेल्फ मोटिवेशन भी गेन करता हूँ, और मेरी ट्राई होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जानने वालों को, अपने मिलने वालों को, यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स फॉर कोलीग्स। एकेडेमिया में, इंटरेक्टिव मैनेजमेंट में, बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई टीचर कोई स्टूडेंट नहीं होता। कब्र की दीवारों तक हम सारे ही स्टूडेंट हैं, हम तालिब इल्म हैं। तो एज ए तालिब इल्म, एज ए कोलीग, एज फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों को और रिस्पेक्टेड लेडीज़ और जेंट्स को सबके लिए एक मैसेज छोड़ता होता हूँ। तो आज का मैसेज जो है, इट सेज disappointment are Allah's way of saying I have got something better, live life and be patient and have faith। हम बात शेयर कर रहे थे, disappointments are Allah's way of saying I have got something better, live life, be patient and have faith। असल में बेसिकली कायनात में ज़िंदगी गुजारते हुए कहीं भी किसी भी मोड़ पे हमें मायूस नहीं होना। मायूसी गुनाह है। जहाँ टनल्स क्लोज होती हैं वहाँ अल्लाह की रहमत शुरू होती है, और मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। और मायूसी के लिए ज़रूरी है, मायूसी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम हसद, गुस्सा, ग़ीबत और गुनाह की सारी जो रूह की बीमारियां, उनसे इज्तनाब करें। जब हम रूह की बीमारियों से इज्तनाब करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी कंफर्टेबल। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी से हसद ना करें, और हर एक के लिए एक पॉजिटिव तरीके से हमें एक आसानियां पैदा करें, तो अल्लाह ताला हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट्स ख़त्म कर देंगे और हमेशा हमें सक्सेस के रूट पर चला देंगे। इसके साथ ही मेरे ज़हन में अल्लाह के नबी की प्यारी सेइंग आ रही है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अल्लाह के नबी का इरशाद है, कमी बेशी अल्लाह मुझे माफ़ करे, उसका मफहूम आपसे शेयर करने लगा हूँ। कभी भी खड़े होके पानी ना पिए। जब भी पानी पीना है, ये पानी पीने की मेथोडोलॉजी आपने इरशाद फरमाई है कि जब भी पानी पीना है ठहर ठहर के 2 या 3 सांसों में पानी पिए। जल्द और खड़े होके ना पिए, बैठ के पिए। सुन्नतों में आता है ये, पानी बैठ के पिए, ठहर ठहर के 2 या 3 सांसों में पिए और आराम से पिए। और जल्दी पानी पीने से दर्द जिगर, जिसको लीवर पेन कहते हैं, वो भी हो जाती है। और दूसरी बात, दर्द शिकम है जो, इसको मैदे की पेन जिसको कहते हैं, वो भी पेन हो सकती है। सो मॉडर्न रिसर्च भी कहती हैं, और मैं भी आपसे यही शेयर और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो छोटे हैं, जो जानने वाले हैं, हम उनको एडवाइस करें, काइंडली जब भी पानी पीना है, जब भी कोल्ड ड्रिंक्स लेने हैं, बैठ के पिएं और ठहर ठहर के 2-3 सांसों में पिएं, उससे आसानी रहती है। विद दिस वी स्टार्ट दी लेक्चर 15, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आज का लेक्चर है। और इस लेक्चर में जैसे हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही आगे इस लेक्चर की तरफ चलेंगे, तो एज़ यूजुअल जैसे कि हम पहले भी करते हैं कि हम पिछले लेक्चर की समरी में आपसे शेयर करता हूं, सो दैट कि एवरीथिंग इज़ रिकैप्चुलेटेड एंड वी आर ऑन द सेम पेज, और हमें आसानी रहती है कि हम आगे क्या चलना है। तो बिफोर मूविंग फर्दर, लेक्चर 14 की समरी आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको याद हो तो लेक्चर 14 में हमने मोशन एंड टाइम स्टडी पढ़ी थी, और मोशन एंड टाइम स्टडी के सेलिएंट्स वगैरह पढ़े थे।
मोशन एंड टाइम स्टडी की मेथडोलॉजी पे बात हुई थी। एक डेवलप सिस्टम था जो जिसमें सिस्टम डिज़ाइन होता था, मेथड डिज़ाइन उसमें इन्वॉल्व है, फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है उस सिस्टम को। स्टैंडर्डाइज में इट फॉर्म्स द रिटन स्टैंडर्ड फॉर द ऑपरेशंस उसमें लिखे जाते हैं। उसके बाद टाइम स्टैंडर्ड्स उसके डिफाइन किए गए थे कि डिटरमिन अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन के लिए जितना टाइम लगना था वो डिफाइन किए गए थे। और फिर ट्रेनिंग द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर से उनकी ट्रेनिंग के मुतालिक बातचीत हुई थी। तो अगर हम इसकी गौर से स्लाइड को आप देखें तो सबसे पहले मेथड डिज़ाइन के तहत एक सिस्टम डेवलप किया गया, एक कंसीव किया गया, उसको स्टेप वाइज एवेलुएट किया गया। उससे पहले उसकी भी बैक साइड पे ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, पायलट स्टडी हुई, पायलट स्टडी की बेस पे पायलट सिस्टम आया, फिर सिस्टम डेवलप हो गया। अच्छा, जब सिस्टम डेवलप हुआ तो फिर उस सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया गया एंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी पर्पसफुलनेस के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए। जब ये स्टैंडर्डाइज हो गया तो स्टैंडर्डाइज होने के बाद उसको टाइम स्टैंडर्ड सेट किए गए कि अगर हम वर्क परफॉर्म करें तो डिफरेंट वर्कर जो हैं एक पर्टिकुलर वर्क लेने के लिए टाइम सेगमेंट के तहत कितना स्टैंडर्ड टाइम वो लेंगे। और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग अरेंज की गई कि उसके जो ऑपरेटर्स हैं, जो उसके मेन सेगमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ऑपरेटर्स जिन्होंने परफॉर्म करना है, उनकी ट्रेनिंग के मतलब बात की गई। इसके बाद हमने वर्क सिस्टम को डिफाइन किया और वर्क सिस्टम में सबसे पहले वर्क इटसेल्फ को डिफाइन किया गया कि वर्क है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। वर्क इज आवर प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वर्क को कहा गया जी इट इज आवर प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर दी सोशल इंटरेक्शंस एंड फ्रेंडशिप्स, जो सोशल इंटरेक्शंस हैं और फ्रेंडशिप्स के लिए उस पे ये काम का उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है वर्क जो है। एंड इट प्रोवाइड्स दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सस्टेन एंड इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये उन प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को इम्प्रूव करता है जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सस्टेन करें, इम्प्रूव करें और उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो वर्क सेगमेंट इटसेल्फ जो है, इसका रोल जो है, जो टाइम एंड मोशन स्टडी में या प्रोडक्टिविटी इनहांस में या एंटरप्राइज परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा है। इट्स अ बेसिक एलिमेंट फॉर दैट। we define the work system. वर्क कंसिस्ट ऑफ टास्क, जो भी काम होता है ये डिफरेंट टास्कों का मजमूआ होता है। टास्क कंसिस्ट ऑफ वर्क एलिमेंट्स, और जो टास्क होते हैं डिफरेंट वर्क एलिमेंट्स के होते हैं। अगर हम इस स्लाइड के ऊपर जो ये ट्रायंगल शो की गई है इसको जरा क्रिटिकली थोड़ा सा आप नोट करें तो बेसिक मोशन एलिमेंट्स हैं। बेसिक मोशन एलिमेंट्स ने बेसिकली कंस्टिट्यूट किया आपके वर्क एलिमेंट्स को। वर्क एलिमेंट्स ने फिर उसको आगे मजीद फर्दर फिल्ट्रेट किया और मजीद फोकस हुआ टुवर्ड्स टास्क। तो वर्क एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ बेसिक मोशन एलिमेंट्स के जब हैं, ये बेसिक यूनिट है इसकी वर्क की। मोशन स्टडी में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी पढ़ा। इट सेज इट डेवलप ओवर मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द वर्क डिजाइन। मोशन इकोनॉमी का अगर प्रिंसिपल नहीं है तो वर्क और इकोनॉमी की रिलेशनशिप फिर नहीं डेवलप होती। तो इसलिए देयर वाज अ डायर नीड टू डेवलप अ प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी वर्क डिजाइन के साथ। और गाइडलाइंस टू हेल्प डिटरमिन वर्क मेथड एक डिटरमिन हुआ। वर्क मेथड के बाद एक वर्क प्लेस लेआउट डिटरमिन हुआ। वर्क प्लेस लेआउट के बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट डिटरमिन हुए जो उसको साथ सपोर्टिव मेजर के तौर पे यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज वर्क फटीग, जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज किया जाए और वर्क फटीग को मिनिमाइज किया जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था इसका इस लिहाज से। वर्क मेथड्स डिजाइन क्या थे? टू सिलेक्ट प्रेफर्ड वर्क मेथड, एलिमिनेट ऑल अननेसेसरी वर्क। और जो प्रेफर्ड वर्क मेथड है उसको सिलेक्ट करने के लिए ऑल अननेसेसरी वर्क मेथड जो हैं और एलिमिनेट ऑल अननेसेसरी वर्क जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाएं। सेकंड इज कंबाइन ऑपरेशंस और एलिमेंट्स, जो ऑपरेशंस और एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए। और चेंज दी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है उसको चेंज कर दिया जाए। और सिंप्लीफाई दी नेसेसरी ऑपरेशंस, जो नेसेसरी ऑपरेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, उनको देख लिया जाए और उनको एक वर्केबल सिचुएशन में लाया जाए। क्लटरिंग, कंजेशन और उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस किया जाए और उनको खत्म किया जाए, डिल्यूट किया जाए। अच्छा, अभी इस लेक्चर में जो टाइम स्टडी पे बात होगी, पिछले लेक्चर की समरी मैंने आपसे शेयर कर ली। आफ्टर दी समरी ऑफ लेक्चर 14 नो वी आर टचिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम शुरू करने लगे हैं जो कि है लेक्चर 15। और इस लेक्चर में अभी हम
डिटेल में कवर करेंगे टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इज द वन एलिमेंट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट बियॉन्ड ऑल अदर्स मेकिंग पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ स्किल फ्रॉम मैनेजमेंट टू मैन। फ्रेडरिक टेलर ने कहा था टाइम स्टडी इज वन एलिमेंट, टाइम स्टडी एक ऐसा एलिमेंट है इन साइंटिफिक मैनेजमेंट बियॉन्ड ऑल अदर्स मेकिंग पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ स्किल फ्रॉम मैनेजमेंट टू मैन। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टूल जो मैनेजमेंट की सारी स्किल्स को, सारी चीज़ों को मैन तक ट्रैवल करता है साइंटिफिकली। अगर टाइम स्टडी ना हो तो जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है, जो असेंबली लाइन है, जो सर्विस सेक्टर में हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में की, ऑयल एंड गैस के मतलब हमने बातचीत शेयर की, तो टाइम स्टडी को अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना किया जाए तो दैट थिंग कैनॉट बी, द रिजल्ट्स कैनॉट बी अचीव प्रॉपरली। टाइम स्टडी मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एन एवरेज वर्कर टू कंप्लीट अ टास्क एट ए नॉर्मल पेस। असल में टाइम स्टडी अगर मैं इसको लेमैन के तौर पे कहूँ, इट्स अ बेसिस फॉर एवरी यूनिट, it's a rational for every worker to take up time to perform each task in a particular production unit, manufacturing unit, service unit, जहाँ भी हम प्रोडक्टिविटी चाहते हैं या मेयर करना चाहते हैं या उसको डेस्क करना चाहते हैं, तो एक टास्क के लिए जो वर्कर टाइम लेता है ये उसके मुतालिक है। और उस बेसिस पे जब हम टाइम स्टडी की बेसिस ले लेते हैं, उस बेसिस पे आप सारी कैलकुलेशन होती है, लेबर प्रोडक्टिविटी, एनर्जी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन यूनिट्स कितने होंगे। आपको याद होगा शुरू में जब हमने प्रोडक्टिविटी की बात की थी तो 3 चीज़ें हमने बेसिक एलिमेंट्स उसमें बातचीत की थी। एक हमने कहा था उसमें टाइम मैटर करेगा, दूसरा उसमें रिसोर्सेज या फिनांस मैटर करेगी, तीसरा उसमें क्वालिटी मैटर करेगी। तो टाइम जो है वो बुनियादी चीज़ है और टाइम इज़ द रैशनल बेसिस फॉर द वर्कर्स to perform each task to give a final product. Time study and work measurement. Time is important because time is life. Time जिंदगी है. Most workers are paid for their time on job. ज़्यादातर लोग जो हैं वर्कर्स को, जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स कितनी हैं ऑन जॉब, जो उनकी वर्कर्स की हमने शिफ्ट या टाइम या जो भी डिसाइड किया होती है स्लॉट, उसकी उनको पेमेंट्स होती हैं। The labor content cost of labor time is often a major factor in the total cost of product or service. जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर कंटेंट है, लेबर को जो पेमेंट होती है, एक मेजर कास्ट होती है, मेजर वन ऑफ द मेजर कास्ट है टुवर्ड्स द एंड प्रोडक्ट। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क। हर एक बंदे का पहले सवाल होता है कि हाउ मच टाइम इट वुड टेक, 7 hours, 7 days, 7 weeks और 7 years। तो आपने डिफाइन, और जो आप टाइम डिफाइन करते हैं उसकी जो बेसिस या रैशनल आपके पास होता है वो होता है जी वर्कर उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, जो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वर्क टाइम के साथ, वर्क मोशन के साथ, किस तरह उसकी परफॉर्मेंस होगी। टाइम स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट एवेल्युएशन ऑफ ए टास्क इन टर्म्स ऑफ द टाइम दैट शुड बी अलाउड बाय एन एवरेज वर्कर टू परफॉर्म द टास्क। असल में ये एवेल्युएशन ऑफ टास्क इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये हर टास्क की एवेल्युएशन है कि जो कि एवरेज वर्कर लेता है उस टाइम को फाइनली परफॉर्म करने के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क को फाइनली परफॉर्म करने के लिए। टाइम स्टडी ऑल द वेज इन विच टाइम इज एनालाइज्ड इन वर्क सिचुएशन। ये टाइम के डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट विंडो से, डिफरेंट ग्लासेस से, डिफरेंट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एवरेज वर्कर जो टाइम ले रहा है इसको कैसे हम रैशनल कर सकें और ऑप्टिमाइज्ड कर सकें और एक स्टैंडर्डाइज कर सकें इसकी मेजरमेंट। Standard time, amount of time that should be allowed for an average worker to process one work unit using the standard method and work at normal pace. ये standard time की हम दोबारा शेयर कर लेते हैं डेफिनेशन। Amount of time that should be allowed for an average worker, जो एक average worker को अलाउ होनी चाहिए to process one work unit, एक वर्क यूनिट को प्रोसेस करने के लिए using the standard method, जो standard method है उसको यूज करते हुए, एंड वर्किंग एट नॉर्मल पेस, जो नॉर्मल पेस है उसका, जो नॉर्मल पेस चाहिए उसके तहत। स्टैंडर्ड टाइम्स दे डिफाइन अ फेयर डेज वर्क। फेयर डेज वर्क के मीनिंग ये भी हो सकते हैं कि आइडियली वो टाइम पे आया है, आइडियली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है, आइडियली उस फैक्ट्री गेट से इन हो गया, आइडियली उसका डेस्क ऑफ है, आइडियली एनर्जी प्रवीण है, और फेयर तरीके से। It provide a means to convert workload into staffing and equipment needs. Obviously, ये वर्कलोड जब स्टाफिंग पे आप टोटल वर्कलोड रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल अवेलेबल वर्कलोड जो है स्टाफिंग पे और इक्विपमेंट पे उसको डिवाइड करके फिर कर लेते हैं।
इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर वेज इंसेंटिव्स। स्टैंडर्ड टाइम के अलावा जो ओवर टाइम है, जो वेजेस हैं, जो इसके सैलरी इश्यूज हैं, वो भी इससे होते हैं। एंड एवेल्युएशन ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस भी पता चलती है कि कितने, जब आपने एक एवरेज टाइम निकाल लिया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल एवरेज बंदा ये करता है तो उससे अबव वाले भी होंगे, उससे नीचे वाले भी होंगे, तो उससे वर्क परफॉर्मेंस भी समवट इंडिकेट हो जाएगी। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स टाइम डाटा फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। इससे आप जो प्रोडक्शन प्लानिंग है उसका क्लियर होता है कि अगर आपके पास ये वर्कमैन और इतने जो स्टैंडर्ड टाइम है एक एक्टिविटी पे लगता है, तो पर डे आप कितनी स्मॉल यूनिट आप इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वीक कितनी कर सकते हैं। हैंस देयर बाय ये बड़ी कंफर्टेबल आपको एक कैलकुलेशन दे सकता है कि पर वीक आपकी क्या प्रोडक्टिविटी होगी, पर मंथ क्या होगी, पर ईयर क्या होगी, उस लिहाज से। और शेड्यूल भी इस तरह इसी बेसिस पे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन इसको शेड्यूल कर सकती है। कास्ट एस्टिमेटिंग, लेबर कास्ट वगैरह के भी आपको क्लियर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और उसके बेस पे आप कास्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। और मटेरियल रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग, ऑब्वियसली जब आपको पता चला कि इतने टाइम में हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी इस पे कास्ट आती है, तो जो उसकी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है और दूसरी अरेंजमेंट्स हैं, जो उसकी स्टॉकिंग है, वो भी आप इंश्योर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये सारी प्लानिंग एक फ्लॉलेस प्लानिंग की जाती है ताकि असेंबली लाइन में अननेसेसरी शॉर्टफॉल्स ना आए, ये ना ब्रेकेजेस आए और वो चलती रहे, गेट गोइंग टाइप कॉन्सेप्ट रहे उसका। टाइम स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट्स, टास्क हायरार्की एंड वर्क मेजरमेंट, ये टास्क हायरार्की के लिहाज से अभी दिया गया है। अभी आप देखिएगा टास्क हायरार्की को हम बॉटम से शुरू करते हैं। स्लाइड पे जरा फोकस करें, बहुत अहम स्लाइड है ये। बेसिक मोशन एलिमेंट लेवल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इट इज द प्री डिटरमिन्ड मोशन टाइम सिस्टम है। बेसिक मोशन एलिमेंट जो सबसे किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक मोशन की जाती है। उसके बाद है वर्क एलिमेंट लेवल, कि वर्क एलिमेंट लेवल क्या है आपका, उसको आप किस तरह लेके चलते हैं। इट इज डायरेक्ट टाइम स्टडी स्टैंडर्ड डाटा सिस्टम से लिया जाता है। फिर उसके बाद टास्क का लेवल है, हर टास्क का क्या लेवल है, वो एक वर्क सैम्पलिंग से डिकोड किया जाता है कि इस टास्क का लेवल क्या है। उस टास्क को जब आप डिटरमिन कर देते हैं तो टास्क के बेस पे आप जॉब लेवल कर लेते हैं, क्योंकि जॉब इज अ कॉम्बिनेशन आर द एडिशन ऑफ डिफरेंट टास्क। किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टास्क होते हैं। और फिर उसके बाद टास्क हायरार्की लेवल जो है क्लियर हो जाता है। इसमें वर्क बेसिकली ये दो कॉलम्स चल रहे हैं, अगर गौर से आप करें। पहले लेफ्ट साइड पे स्लाइड में टास्क हायरार्की लेवल्स हैं, विच इंक्लूड बेसिक मोशन स्टूडेंट लेवल, बेसिक मोशन एलिमेंट लेवल है, उसके ऊपर वर्क एलिमेंट लेवल है, फिर टास्क लेवल है और जॉब लेवल है। दिस इज नोन एज टास्क हायरार्की लेवल। राइट साइड पे जो टेक्निकें आपको इसमें इंडिकेट की गई हैं, देयर दी वर्क मेजरमेंट टेक्निक, जो पैरेलल वर्क मेजरमेंट टेक्निक उसके साथ यूज की जाती हैं टू मेजर दैट टास्क। Prerequisites for valid time standards, factors that must be standardized before a time standard can be set. ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो टाइम स्टैंडर्ड को सेट करने से पहले रिव्यू किए जाते हैं, इनको देखा जाता है, परखा जाता है और इनको पूरा फुल टाइम फोकस करके रैशनल किया जाता है। ये इनपुट है। अगर आप इस स्लाइड में टास्क के इनपुट देखें, आउटपुट इज वेरी क्लियर, दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट वर्क यूनिट। जो भी वर्क यूनिट थी उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टास्क ने अल्टीमेटली मैंने पिछली स्लाइड में आपसे शेयर किया था, जॉब बनता है उससे। और ओवरऑल उस टास्क को अगर जो परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगता है सबसे बेस पे दिया हुआ है, दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट टास्क, पर्टिकुलर टास्क के लिए। लेकिन टास्क के लिए इनपुट्स क्या क्या है ये जरूरी। पहला इनपुट है स्टैंडर्ड इनपुट वर्क यूनिट, जो उसकी वर्क यूनिट का इनपुट है, जो स्टैंडर्ड वर्क है वो है। दूसरा हमने लिया एवरेज वर्कर का जो इनपुट है, तो एवरेज वर्कर जो करता है। तीसरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने एवरेज वर्कर के बेस पे कैलकुलेट की हुई है वो है। और चौथा है स्टैंडर्ड मेथड जो है, प्रोसेस जो है, एसओपी जो है, स्टैंडिंग आउट प्रोसीजर जो है उसके, वो भी स्टैंडर्डाइज्ड हैं, उनके बेस पे हमने किया। राइट जी। अभी हम बात करते हैं टुवर्ड्स दी नॉर्मल परफॉर्मेंस के। नॉर्मल परफॉर्मेंस क्या है? अ पेस ऑफ वर्किंग दैट कैन बी मेंटेन्ड बाय अ प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एवरेज वर्कर। जो नॉर्मली ट्रेन्ड एवरेज वर्कर से परफॉर्मेंस की जाती है उसको नॉर्मल परफॉर्मेंस का नाम दिया जाए। थ्रू एन एंटायर वर्क शिफ्ट विदाउट डिलेटरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन दी वर्कर्स हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। एक एवरेज वर्क एक नॉर्मल हेल्थ और नॉर्मल फिजिकल के साथ जो परफॉर्म करता है उसको नॉर्मल परफॉर्मेंस का नाम दिया गया। नॉर्मल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 100% परफॉर्मेंस। कॉमन बेंचमार्क फॉर नॉर्मल परफॉर्मेंस इज वॉकिंग एट 3 माइल पर आवर।
जो 3 माइल पर आवर वॉक करता है वो नॉर्मल परफॉर्मेंस वाला वर्कर होता है। परफॉर्मेंस रेटिंग, एकेडमिकली हम परफॉर्मेंस रेटिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? एनालिस्ट जज द परफॉर्मेंस ऑफ pace of the worker relative to the definition of standard performance used by the organization. Standard performance फर्ज किया 100% है, slower pace than standard performance is less than 100% और faster performance is greater than 100%. Normal time जो लेते हैं हम वो है total time T observation minus P into W, ये मैथमेटिकली इसको रिप्लेस किया गया। Normal time the time to complete a task when working at a normal performance। जब नॉर्मल परफॉर्मेंस का एक एवरेज वर्कर रिटेन कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो उस द टाइम टू कंप्लीट अ टास्क व्हेन वर्किंग एट अ नॉर्मल परफॉर्मेंस के रेट पे जो काम कर रहा है तो उसको नॉर्मल टाइम कहा गया है। वेयर TOBS इज द ऑब्जर्व टाइम एंड TN इज द नॉर्मल टाइम एंड PW इज वर्क परफॉर्मेंस प्लेस। ये फार्मूला जो है नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू T ऑब्जर्व्ड इनटू वर्क परफॉर्मेंस मैथमेटिकली इन्होंने इंडिकेट किया जैसे ऑन दिस स्लाइड। इसको मैथमेटिकली एग्जाम्पल वाइज ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हम इस तरह भी कह सकते हैं। इट इज गिवन अ मैन वॉक्स इन द अर्ली मॉर्निंग फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, हिज यूजुअल रूट इज 1.85 miles, a typical time is 30 minutes, the benchmark of normal performance is 3 miles per hour, determine how long the route would take it, normal performance and the main performance when the complete its routes in 30 minutes। मैथमेटिकली उसी फार्मूले के बेस पे एट 37 मिनट्स उस फार्मूले के तहत आया एंड रीअरेंजिंग कोटेशन उसको फार्मूले को इक्वेशन को जब किया तो 123.33% जो है उसकी परफॉर्मेंस रेट जो है आ रही। टाइम स्टडी, दिस एग्जांपल वाज जस्ट टू क्लैरिफाई मैथमेटिकली उन जो फार्मूले मैंने पिछली एग्जांपल में आपसे शेयर किए थे उनमें वैल्यूज पुट करके जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि हम इनकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। रीजंस फॉर लॉस्ट टाइम एट वर्क, ये बहुत जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड अभी फ्लैश हुई है। व्हाट आर द रीजंस, टाइम स्टडी वर्क मेजरमेंट में ये बहुत अहम तरीन चीज लिया जाता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉस्ट टाइम एट वर्क। लॉस्ट टाइम जो टाइम ज़ाया होता है वर्क पे उसकी क्या रीजंस है? वर्क रिलेटेड इंटरप्शंस हैं और दूसरी नॉन वर्क रिलेटेड इंटरप्शंस हैं। फर्स्टली आई विल जस्ट टच अपॉन द वर्क रिलेटेड इंटरप्शंस, जैसे हमारा टाइम लास्ट होता है एट वर्क प्लेस जो एवरेज वर्कर का टाइम है। मशीन ब्रेकडाउन होगी, वर्कर तैयार होकर बैठा हुआ है, फ्रेश है, मशीन की मेंटेनेंस ठीक नहीं हुई, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ठीक नहीं हुई, मशीन ब्रेकडाउन होगी किसी वजह से, नो दी वर्कर इज सिटिंग आइडियल और टाइम तो उसका काउंट हो रहा है और टाइम ज़ाया भी हो रहा है ऑब्वियसली। देन इज दी वेटिंग फॉर मटीरियल्स और पार्ट्स, वेयर उसे रॉ मटीरियल आने हैं, असेंबली लाइन पे मटीरियल रॉ आएगा तो आपने आगे उसको रिफाइन करना है, मटीरियल रास्ते में है, वेयर उससे ट्रांसपोर्टेशन आपकी वर्क प्लेस पे वर्कशॉप फ्लोर पे हुई नहीं and the worker is waiting for the material, raw material. Then is receiving instruction from foreman. बाज़ केसेस में फोरमैन जो आते हैं वो नेगेटिव आर्गूमेंट्स में टाइम वेस्टर्स की वजह से हाल हवाल पूछते, वैसे बातचीत करते, लथार्जिक एटीट्यूड के साथ उस पर फोरमैन जो है फोकस्ड नहीं होते, तो जो काम 5 मिनट में या 10 मिनट में करने वाला होता है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा लगा देते हैं। तो फोरमैन को भी while instructing their workers should be very focused, clear, उनको पता होना चाहिए मैंने आज की इंस्ट्रक्शन क्या देनी है इनको। Talking to co-workers about work related matters, हम इसको वर्क रिलेटेड मैटर्स कहते हैं, लेकिन आपने अपना कल्चर देखा होगा, हम पहले हाल वाल पूछते हैं हमारा वर्कर क्या हाल है, आपके कैसे हैं, खैरियत है, फिर कल वाले जो जलसे टीवी पे या मीडिया पे दिखाए होते हैं उसकी बातचीत होती है और आखिरी 1 मिनट में जो वर्क रिलेटेड बात होती है। सो प्योरली वर्कर्स को ऐसी एनवायरनमेंट देनी चाहिए, बाकी वर्कर्स को ऐसा मोटिवेट किया जाना चाहिए कि अननेसेसरी बातों में वो टाइम ज़ाया ना करें, सिर्फ वर्क रिलेटेड मैटर्स के ही मतलब अपनी शिफ्ट के दौरान बात करें सो दैट दे आर मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। रेस्ट ब्रेक्स फॉर फटीग, जो बीच में रेस्ट ब्रेक्स होती हैं, 10 मिनट की ब्रेक हुई, कहने को ये लेट से 2:20 से 2:30 तक 2:30 बजे तक ब्रेक होती है, लेकिन जनरली हमारा कल्चर है, आपने भी देखा होगा कि पीपल कम आफ्टर लॉन्ग टाइम। 10 मिनट की ब्रेक का मतलब है तकरीबन 20-25 मिनट। क्लीनिंग अप एट द एंड ऑफ शिफ्ट, जो शिफ्ट क्लोज करनी होती है उस पर जो क्लीनिंग करने के लिए जो टाइम ज़ाया होता है, पहले लेट से 3 बजे शिफ्ट क्लोज होनी है, पीपल स्टार्ट क्लोजिंग एट 2, हालांकि ये टाइम डिफाइन होना चाहिए कि लास्ट 10 मिनट्स यू कैन क्लोज और अपनी क्लीनिंग वगैरह करें या 15 मिनट के अंदर, इट इज़ स्मार्टली इट कैन बी डन। सो ये सारी वो इंटरप्शंस थी जिनको हम वर्क रिलेटेड इंटरप्शंस कहते हैं।
फिर दूसरी कॉलम है जो टाइम लॉस के रीजन हैं, जो नॉन वर्क रिलेटेड इंटरप्शन हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। मसलन पर्सनल नीड्स, रेस्ट रूम में लोग जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, ब्रेक्स होती हैं। टॉकिंग टू कोर वर्कर्स अबाउट मैटर्स ऑन रिलेटेड टू वर्क, वही मैंने बात पहले कर दी कि जो नॉन वर्क टाइप होती हैं कि वर्क के अलावा बाकी हाल वाल जो पूछने में टाइम ज़्यादा होता है। लंच ब्रेक्स होती हैं, ब्रेक होने पे एतराज़ नहीं है, ब्रेक से लेट आने पे एतराज़ है कि उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है रीसेटल डाउन में। स्मोक ब्रेक करते हैं, कुछ लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, उनको कहते हैं जी हमसे सिगरेट के बगैर काम नहीं होता, वी कांट परफॉर्म वेल, तो बार बार ब्रेक्स होती हैं। बेवरेज ब्रेक, वो कहते हैं जी हम थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, थोड़ा पानी पी लें, थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर लें बार बार। पर्सनल टेलीफोन कॉल्स, मोबाइल की आईटी आपको ऑन है, आपको पता है कि एक एक बंदे ने 8-8 10-10 सेट रखे हुए हैं और पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। सिमें ज़्यादा रखी हुई हैं और वो से डिफरेंट कॉल्स उसको इंटरप्शन चलती रहती हैं, जो कि कुछ नेसेसरी भी होती हैं, कुछ अननेसेसरी होती हैं, जो बार बार इंटरप्शन कॉल्स कर ली और टाइम वेस्टर्स हैं। हाउ टू अलाउ फॉर लॉस्ट टाइम, ये जो लास्ट टाइम हमने बताया था पिछली स्लाइड में डिटेल में 2 कॉलम में डिस्कस किया कि कुछ वर्क रिलेटेड थे, कुछ नॉन वर्क रिलेटेड थे। तभी नो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन फॉर दिस कि हाउ टू अलाउ फॉर लॉस्ट टाइम। इस अलाउ लास्ट टाइम को कैसे हम मेकअप करें, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। टू अप्रोचेज जनरली देयर आर 2 अप्रोचेज यूज्ड बाय द कंपनी। पहली अप्रोच है शेड्यूल रेस्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द शिफ्ट। जो रेस्ट ब्रेक्स हैं शिफ्ट के दौरान उनको शेड्यूल किया जाए। टिपिकली 1 15 मिनट्स ब्रेक इन मिड मॉर्निंग एंड अनदर इन मिड आफ्टरनून। उनको फिक्स टाइम पे ब्रेक्स दी जाएं 15 मिनट्स की, ताकि एवरीबॉडी गेट रिफ्रेश। PFD, अ पर्सनल फटीग डिले अलाउंस इज एडेड टू द नॉर्मल टाइम। एक डिले जो है, दिस अलाउज द वर्कर टू टेक अ ब्रेक ऑन हिज और हर ओन टाइम। वो टाइम, ये दूसरा तरीका है कि वर्कर को आप इनिशिएटिव दे देते हैं कि डिले टाइम का अलाउंस दे देते हैं, तो वर्कर को कह देते हैं कि वेदर यू डू इट और नॉट डू इट, आपका ये अलाउंस है, विल पे यू फॉर दिस। आप अपने टाइम में टास्क ओरिएंटेड थोड़ा सा कर देते हैं। PFD अलाउंस, पर्सनल टाइम, रेस्ट रूम ब्रेक, फोन कॉल्स, वाटर फाउंटेन स्टॉप्स, सिगरेट ब्रेक्स, 5% टिपिकली उसका रख दिया जाता है कि इन सारी चीज़ों का जो है। फटीग के लिए रेस्ट अलाउंस टू ओवरकम फटीग ड्यू टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस एंड कंडीशंस, इट इज़ 5% और मोर। दोबारा इसको बढ़ाया भी जा सकता है वर्क स्ट्रेस के लिहाज से कि इस अलाउंस को कितना उसको बेहतर तरीके से किया जाए। डिलेज को कैसे एड्रेस किया जाता है, मशीन ब्रेकडाउन, फोरमैन इंस्ट्रक्शन, इसको 5% टिपिकल रख दिया जाए कि उसके दौरान वो किया जाए। स्टैंडर्डाइज कर दिया आपने। अलाउंसेज इन टाइम स्टैंडर्ड्स, नॉर्मल टाइम्स एडजस्टेड बाई अलाउंसेज फैक्टर दैट इज APFD। इन सारी चीज़ों को APFD का नाम दे दिया उन्होंने, उसमें एडजस्ट कर दिया टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड टाइम। फार्मूले के लिहाज से इसको थोड़ा क्वांटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूले के साथ एडजस्ट कर दिया, नोन एज APFD। A purpose for allowance factor is to compensate for lost time due to work interruptions and other reasons। Basically work interruptions और other limitations की वजह से दूसरी जो reasons हैं उसको इसको एक allowance दे दिया गया। Standard time defined as the normal time but with an allowance added to the account for losses due to personal time, fatigue and its delays। T standard is TN1 plus APFD, where T standard time, TN normal time and T APV at the allowance factor हो गया, where PFD personal time, fatigues and delays, also called the allowed time। इसको load time भी उन्होंने total time में ऐड कर दिया, वर्कर के इनिशिएटिव पे दे दिया कि इसको लोड टाइम का नाम दे दिया, इस फॉर्मूले के साथ मैथमेटिकली जो कैलकुलेट किया गया। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है सेम एज नॉर्मल परफॉर्मेंस, वही चीज़ है, बट एक्नॉलेजेस दैट पीरियडिक रेस्ट ब्रेक्स मस्ट बी टेकन बाय द वर्कर। ये बेसिकली नॉर्मल परफॉर्मेंस से थोड़ा सा इसका डिफरेंस ये है कि ह्यूमन नीड के तहत, वर्क नीड के तहत जो ब्रेक्स हैं, ये कॉल ऑफ नेचर्स हैं, वॉशरूम जाना है, खाना खाना है, उसकी सारी ये ब्रेक को कैटर फॉर करते हैं। पीरियडिक रेस्ट ब्रेक्स आर अलाउड ड्यूरिंग द वर्क शिफ्ट, ये अलाउड होनी चाहिए, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या मानती है इसको। एंड द अदर इंटरप्शंस एंड डिलेज आल्सो अकर ड्यूरिंग द शिफ्ट्स। जो दूसरी इंटरप्शंस आती हैं जैसे वर्क रिलेटेड आ गई, वर्क की स्ट्रेस है, एक यूनिट के बाद वर्कर इज नॉट फीलिंग गुड टू परफॉर्म। जैसे पायलट जब कह देता है कि जी आई डोंट वांट टू फ्लाई दिस मशीन नाउ, तो ही इज राइट, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही हैज टू ऑपरेट, ही हैज टू सी हिज
पर्सनल बॉडी माइक्रोबायोलॉजी, तो उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इधर भी आती है कि वर्कर जब एक काम परफॉर्म करता है तो उसको एक स्ट्रेस आ जाती है। तो ही सेज कि जी आई वांट टू हैव जस्ट टू रीहैश माय बॉडी माइक्रोबायोलॉजी, मैं अपने सिस्टम्स को रीइवैल्यूएट करने के लिए, सिस्टम को रिकूप करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए अपने आप को, तो मुझे ब्रेक चाहिए। तो वो दैट इज लॉजिकल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। स्टैंडर्ड मेथड, इट मस्ट इंक्लूड ऑल दी डिटेल्स ऑन हाउ द टास्क इज परफॉर्म, इंक्लूडिंग, ये मेथड्स हैं जो एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है मेथड को कि जी टास्क कैसे परफॉर्म होगा। प्रोसीजर, हैंड एंड बॉडी मोशंस को, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, हाथों का और बॉडी मोशंस क्या होंगे, टूल्स कहाँ हैं, कौन कौन से टूल्स उसमें यूज होंगे, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पड़े होंगे, हाउ ही वुड यूज, ये सारे उसमें। एंड यूज करने के, ये टूल ड्रा कराने से लेके यूज करके उसको वापस पैक के रखते हैं ताकि मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर्स इसमें डिफाइंड होते हैं। इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं वो स्पोर्टिव इक्विपमेंट है, किस तरह का इक्विपमेंट है, उसके यूज के प्रोसीजर्स क्या हैं एंड ऑल दैट। वर्क प्लेस लेआउट क्या होगा, जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं उसका लेआउट क्या होगा, क्लीनलीनेस, टाइमिंग्स, सिटिंग पोस्चर, डिजाइन, ऑल दैट। इरेगुलर वर्क के मतलब बातचीत होगी। वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी कि ओवरऑल वर्किंग कंडीशन किस तरह की है, और सेटअप क्या होगा कि किस सेटअप के तहत कैसे वो आगे लेके चलेगा इसका। टाइम स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, इस स्लाइड पे जो टाइम स्टडी को थोड़ा ग्राफिकली या एक फिगर के साथ शो किया गया, इसमें टीसी इज द साइकिल टाइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा सा इसको फोकस करना पड़ेगा। टीसी इज द साइकिल टाइम, पीडब्ल्यू इज द रेटिंग, जो पर्टिकुलर रेटिंग की गई है, देन इज दी टीएन इज दी नॉर्मल टाइम, जो एक नॉर्मल टाइम लिया जाता है। उसके बाद पीएफडी अलाउंस जो है, ये तीसरा इनपुट है, जो पीएफडी अलाउंस उसको दिया गया, एंड देन इट गिव्स बर्थ टू दी स्टैंडर्ड टाइम, इट इज नोन एज टीएसटी। सो जब हम टीएसटी बात करते हैं तो इन्होंने तीन चीजों को कैटरफार किया होता है। टीसी को किया होता है जिसको हम साइकिल टाइम कहते हैं, टीएन को किया होता है जो कि नॉर्मल टाइम है, और एपीएफडी अलाउंस जो उसमें इंक्लूडेड होता है, जो हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा कि एपीएफडी को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है थ्रू अलाउंस 5% करके, जो ब्रेक्स का है, दूसरा है वर्क, उसकी इंस्ट्रक्शन थी सुपरवाइजर की, और उनकी अपनी वॉशरूम जाने की नीड्स थी, जो काम की वजह से स्ट्रेस थी, लंच ब्रेक्स थी, वो सबको उन्होंने एपीएफडी में अलाउंस में कवर करके 5% के उसको या ज्यादा की एक उसको अलाउंस दे दिया। तो सो वी कुड से कंफर्टेबली एकेडमिक लैंग्वेज में या अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कि वंस वी से स्टैंडर्ड टाइम, तो इट कवर्स ऑल दीज थिंग्स फॉर एवरेज वर्कर। इरेगुलर वर्क एलिमेंट्स, जो इरेगुलर वर्क एलिमेंट्स हैं उन पे बात करते हैं। एलिमेंट्स दैट आर परफॉर्म्ड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन वंस पर साइकिल, ये वो एलिमेंट्स हैं रेगुलर एलिमेंट्स जो वंस इन अ ब्लू मून, जिसको हम इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं, एक्सेप्शनल कहते हैं कि वो हो गए। फॉर एग्जांपल्स, चेंजिंग अ टूल, जो कभी कभार टूल चेंज होता है, टूल तो स्टैंडर्डाइज होते हैं हर वर्कर के पास, लेकिन कभी उसकी जरूरत पड़ गई। फॉर एग्जांपल, एक्सचेंजिंग टोटी पैंस फॉर द पार्ट्स, जो पार्ट्स के हिस्से हैं या और कोई चीज। Irregular elements are rotated into the regular cycle according to their frequency, वो अपनी फ्रिक्वेंसी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उनको उसमें एड ऑन कर लिया जाता है, उस अलाउंस को भी देख लिया जाता है। एग्जाम्पल, डिटरमिनिंग स्टैंडर्ड टाइम में गिवन द नॉर्मल टाइम टू परफॉर्म द रेगुलर वर्क साइकिल इज 3.23 minutes. In addition, an irregular work element with a normal time is 1.25 minutes is performed every 5 cycles. 5 साइकिलों के बाद the PFD allowances factor is 15%. Determine the standard time and the number of work units produced during 8-hour shift if the worker space is consistent with standard performance. मैथमेटिकली इसको परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा इन्होंने इस तरह किया, नॉर्मल टाइम को देख लिया उन्होंने, उसके बाद नॉर्मल टाइम के बाद उसका इफेक्ट्स स्टैंडर्ड टाइम पे आ गए क्योंकि पीएफडी अलाउंस दिया गया है उसको। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन 8-hour शिफ्ट, क्यूएसडी का नाम उसको दे दिया, और 120 वर्क यूनिट्स, ये मैथमेटिकली क्लैरिटिकली आपको दिखाया गया है। डायरेक्ट टाइम स्टडी, direct and continuous observation of a task using a stopwatch or other time-keeping device to record the time taken to accomplish the task. ये डायरेक्ट टाइम स्टडी भी लिया जाता है जो डायरेक्ट स्टॉप वॉच करके एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ऑन जॉब खड़े होके उसको परफॉर्म किया जाता है। While observing and recording the time, an appraisal of the worker's performance level is made to obtain the normal time for the task. उससे भी
जो अप्रेजल है, साथ साथ कि मेंटी कैसा है, वर्कर का रिएक्शन कैसा है, किस कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है, प्रेशर में तो नहीं, तेजी में तो नहीं कर रहा आम बंदे से, स्टैंडर्ड को डिफरेंट जो इंटेंजिबल फैक्टर्स हैं इनको मलूज़े खातर रखा जाता है। द डेटा आर देन यूज्ड टू कंप्यूट अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ टास्क। डायरेक्ट टाइम स्टडी से भी डाटा स्टैंडर्ड टास्क के लिए निकाला जा सकता है। जैसे कोई भी ऑन ग्राउंड जैसे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, एक मजदूर नीचे से ईंटें ऊपर फेंक रहा होता है, अपने मिस्त्री को पहुंचा रहा होता है, तो आपको जनरली आइडिया हो जाता है कि 1 मिनट में ये कितनी दे सकता है, बाद में ही नीड्स रेस्ट फॉर दिस मच टाइम एंड देन ही कैन डू दिस। या दूसरे वर्क मेजरमेंट यूनिट है, रोड्स कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में आपको फिर आइडिया हो जाता है कि लेबर या टाइम एक वर्कर क्या ले रहा है और जो उसको प्रिवेंशन ऑफ लेबर के साथ अगर हम करें तो उस पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। डायरेक्ट टाइम स्टडी प्रोसीजर्स, जो डायरेक्ट टाइम स्टडी का प्रोसीजर है वो क्या है? डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द स्टैंडर्ड मेथड। पहले तो स्टैंडर्ड मेथड को आप डॉक्यूमेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं। देन डिवाइड द टास्क इनटू वर्क एलिमेंट्स, जो टास्क है उसको वर्क एलिमेंट्स में कर दिया जाता है। देन टाइम द वर्क एलिमेंट्स टू ऑब्टेन द ऑब्जर्व टाइम, दैट इज टी ऑब्जर्व्ड। Then evaluate worker's pace relative to standard performance to obtain normal time, that is TN, called the performance rating. So TN is equal to T observed into PR. Apply allowance factor to compute the standard time. जो allowance factor हम हर जगह देते हैं, जो आपने शुरू में बात की थी, जिसको APFT का नाम दिया गया हुआ है, तो स्टैंडर्ड टाइम आ गया नॉर्मल टाइम इंटू 1 प्लस APFT के साथ। ये डायरेक्ट टाइम स्टडी का फार्मूला आ गया, जो ऑन ग्राउंड ऑपरेटिंग है, ऑन ग्राउंड एक करेक्ट टाइम स्टडी को सपोर्ट करता है। डॉक्यूमेंट द स्टैंडर्ड मेथड, फिर स्टैंडर्ड मेथड को आपने डॉक्यूमेंट कर लिया। देन डिटरमिन द वन बेस्ट मेथड। आपने जब डॉक्यूमेंट किया, आपके पास सारा डाटा आ गया, तो एक यू हैव टू डिटरमिन द वन बेस्ट मेथड। सीक वर्कर्स एडवाइस इफ पॉसिबल, वर्कर का इनपुट साथ साथ रूल लें, क्योंकि इज द मेन मैन डूइंग इट, कि कहाँ इसमें अमेंडमेंट्स चाहिए, कहाँ इसमें कोई और आप अपना इनपुट देना चाहता है, कहाँ वो ब्रेक्स को बढ़ाना चाहता है, कहाँ कम करना चाहता है, सो दैट कि रियलिस्टिक टाइम स्टडी आपके पास है। डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको इंक्लूड होना चाहिए। ऑल ऑफ दी स्टेप्स इन द मेथड, सारे जो स्टेप्स इस मेथड में लिए गए हैं। स्पेशल टूल्स, गेजेस, इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट सेटिंग, जो भी स्पेशल टूल्स थे, जो गेजेस थी, जो इक्विपमेंट सेटिंग थी, वो सारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जब आपने एक स्टैंडर्ड वर्कर को एड्रेस किया। फीड्स एंड स्पीड्स इफ एप्लीकेबल, जो डिफरेंट स्पीड्स हैं, फीड्स हैं, हर चीज़ उसमें डॉक्यूमेंट हो, ताकि क्लैरिटी पिक्चर कैनवस पे आए, जो कि रियलिस्टिक पिक्चर इमर्ज हो उससे। इरेगुलर एलिमेंट्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी, इरेगुलर एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है। वंस द स्टैंडर्ड मेथड इज डिफाइंड, जब स्टैंडर्ड मेथड को डिफाइन कर दिया गया है, इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑपरेटर टू मेक फर्दर इम्प्रूवमेंट्स। जब आपने एक दफा डॉक्यूमेंट कर दिया, सारे इनपुट को देख लिया, तो बार बार ऑपरेटर को उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील। यू हैव डन अ गुड क्लासिक बैलेंस्ड एफर्ट ऑलरेडी, सो यू नीड नॉट टू रीडू इट और चेंज इट और मॉडिफाई इट। डायरेक्ट टाइम स्टडी, डायरेक्ट टाइम एंड स्टडी फॉर फॉर्म, ये फॉर्म यूज होता है जी। आप अगर इस फॉर्म को गौर से देखें, जैसे स्लाइड पे दिखाया हुआ है, इसमें सारे के सारे टाइम्स, सारे बीच में PDF अलाउंस भी है, उसमें एडिशनल नोट्स भी हैं, इसमें ऑपरेशन का नाम भी लिखा हुआ है, उसके वर्कर का नाम भी लिखा हुआ है, एनालिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइम भी लिखा हुआ है, फिनिश टाइम भी लिखा हुआ है। जो ऑल पॉसिबल डिटेल्स हैं इस फॉर्म में सारी वो एम्बेड कर दी गई हैं, ताकि व्हेनेवर समबडी वांट्स टू कंसल्ट दिस फॉर्म फॉर फर्दर इवैल्यूएटिंग और स्टडीइंग, तो ही कैन कंफर्टेबली डू इट। इन द लास्ट स्लाइड वी saw the डायरेक्ट टाइम स्टडी फॉर्म हमने देखा, जिसमें हर चीज़ उन्होंने एम्बेड की हुई थी और सारी की सारी माइनर से मेजर डिटेल्स तक लिखी हुई थी, सो दैट whenever somebody wants it for reference, for analyzing, for calculation, this form is a relevant authority available with him. अभी हम डायरेक्ट टाइम स्टडी की कुछ एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी। अभी इस एग्जाम्पल पे फोकस करें जो स्लाइड पे शो की जा रही है। A direct time study was taken on a manual work element using a snapback method. The regular cycle consisted of 3 elements A, B, C. Element D is an irregular element performed every 5 cycles. अब गौर करें, उसने D को डिक्लेयर कर दिया रेगुलर फॉर्म में। तो वर्क एलिमेंट क्या थे? ऑब्जर्व टाइम मिनिमम ये था, परफॉर्मेंस रेटिंग ये थी। डिटरमिन नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम इसका क्या होगा, एंड देन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द साइकिल।
ये एक गाइडलाइन के लिए है ताकि जब आप अपनी इंडस्ट्री में कहीं स्टैंडर्ड टाइम वगैरह कैलकुलेट करें तो हाउ टू कैलकुलेट इट। अभी इसका सोल्यूशन देखिएगा। नॉर्मल टाइम के केस में उसने उनकी परसेंटेज और वो उनको मल्टीप्लाई करके सारे, अगर पिछली साइड पे देखें, जैसे टीएन को कैलकुलेट करने के लिए वो 0.56 को उसको इनटू 100 कर दिया, उसने 1 कर दिया, और 0.25 को 0.80 कर दिया। उस परसेंटेज को उसने उसके उसमें कन्वर्ट किया उसके पॉइंट्स में, और साथ वो उसको ये आ गया नॉर्मल टाइम, सबको ऐड किया जब एज पर फार्मूला जो प्रीवियसली हमने शो किया था। और स्टैंडर्ड टाइम में उसने 1 प्लस APDF जो उसका अलाउंस चल रहा था इरेगुलर का, वो साथ ऐड किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह ये आंसर आ गया स्टैंडर्ड का। वर्क सैम्पलिंग, वर्क सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इस पे खास तौर पे स्लाइड पे आपको फोकस करना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डिटरमिनिंग द प्रोपोर्शंस ऑफ टाइम स्पेंड बाय सब्जेक्ट इन वेरियस डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटी। मैं रिपीट कर देता हूँ, इट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो वर्क सैम्पलिंग है फॉर डिटरमिनिंग द प्रोपोर्शंस ऑफ टाइम, जो टाइम का प्रोपोर्शन है, स्पेंड बाय सब्जेक्ट्स इन वेरियस डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज में उसके लिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्कर्स एंड मशीन्स। कैटेगरीज क्या हैं ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या हैं, सेटिंग अप अ मशीन, देन इज द प्रोड्यूसिंग पार्ट्स एंड आइडल एक्सेट्रा। जो है फॉर स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी ऑब्जर्वेशन मस्ट बी टेकन एट रैंडम टाइम्स। जो भी ऑब्जर्वेशन लेनी है हमने रैंडम टाइम्स पे लेनी होगी, और पीरियड ऑफ स्टडी मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव of the types of activities performed by a subject। टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो सब्जेक्ट से परफॉर्म होंगी उसका पर्टिकुलर पीरियड लिया जाएगा। When is work sampling appropriate? ये appropriate कब होती है, वर्क सैम्पलिंग कब ली जानी चाहिए? नंबर 1, when the sufficient time is available to perform the study। पहली जरूरी चीज है कि वर्क सैम्पलिंग एट रैंडम या भागदौड़ में नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट टाइम इस पे आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। सेवरल वीक्स यूजली रिक्वायर्ड अ वर्क सैम्पलिंग स्टडी, ये ज्यादा हफ्ते चाहिए होते हैं क्योंकि आप सफिशिएंट एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हों, वर्क सैम्पलिंग सूटेड टू स्टडीज इन्वॉल्विंग मोर देन 1 सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हों। लॉन्ग साइकिल टाइम्स फॉर जॉब्स कन्वर्टेड बाय द स्टडी, जो कि लॉन्ग साइकिल्स फॉर दी जॉब्स कन्वर्टेड बाय दी स्टडीज हों जो डिफरेंट हो, और नॉन रेपिटेटिव वर्क साइकिल हो। ये जरूरी है, लास्ट पॉइंट बहुत जरूरी है, वर्क साइकिल जो है नॉन रेपिटेटिव हो, बार बार वो रिपीट ना हो रहे हो। जॉब्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टास्क रेदर देन अ सिंगल रेपिटेटिव टास्क। जो जॉब हो वो मुख्तलिफ तरह के टास्कों का मजमुआ हो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बार बार उसके रेपिटेटिव साइकिल वो ना आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हाउ वर्क सैम्पलिंग वर्क्स, ये एग्जाम्पल है क्लैरिटी के लिए। आज थोड़ी थोड़ी हमने छोटी एग्जाम्पल इस लेक्चर में इसलिए रखी हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इशू था टाइम स्टडी, तो साथ साथ कंसेप्चुअली क्लियर हो जो हम फार्मूला बात करते हैं या दूसरी करते हैं, so that you can actually apply wherever you feel like। A total of 500 observation taken at a random times during a 1 week period, that is 40 hours। 40 productive hours में 500 observations आ गई उन 10 machines, 10 मशीनों पे, with the result shown below। 10 मशीनों में 40 प्रोडक्टिव आवर्स में 500 ऑब्जर्वेशन आई। कैटेगरी क्या आई, जो कैटेगरी ऑब्जर्वेशनों की थी, बीइंग सेटअप में फिर 75 आ गई, रनिंग प्रोडक्शन में 300 थी, और मशीन आइडल में 125 आ गई। तो ये इस तरह ये पूरी कैटेगरी 500 ऑब्जर्वेशंस बन गई इसमें। हाउ मेनी आवर्स पर वीक डिड एन एवरेज मशीन स्पेंड इन ईच कैटेगरी। आप अभी इसमें से हर कैटेगरी के निकालेंगे मशीन ने कितने टाइम ज़ाया किया हर एक्टिविटी के लिए। Proportion of time determined as a number of observation each category divided by 100। Time in each category determined by and multiplying proportion by the total as 40। So ये इसका तरीकाकार होगा। Being set up में is good 6, proportion क्या 75 थी उसमें से 500 में से 0.15 लिखे, 40 क्या था 40 प्रोडक्टिव आवर से, इस तरह हर एक की वो वैल्यू निकल आई कि ऑब्जर्वेशन जो बीइंग सेटअप में कौन थी, रनिंग प्रोडक्शन के दौरान कितने थी, और मशीन आइडल में कितनी थी। सो इट कम्स आवर्स पर कैटेगरी आगे 40 और आइडल के 10 आ गए इस तरह। वर्क सैम्पलिंग एप्लीकेशंस, वर्क सैम्पलिंग एप्लीकेशंस क्या हुई, मशीन यूटिलाइजेशन, इसका पहला पॉइंट है। वर्क सैम्पलिंग एप्लीकेशन में मशीन यूटिलाइजेशन की हम बात करते हैं। हाउ मच टाइम इज स्पेंड बाय मशीन्स इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटी।
वेरियस कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज में मशीन ने कितना टाइम स्पेंड किया। प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हमने क्लियर किया, जैसे कैलकुलेट किया है कि कौन सी कैटेगरी में मशीन का कितना टाइम जाया हुआ। वर्कर यूटिलाइजेशन, हाउ वर्कर स्पेंड देयर टाइम, इससे ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा कि वर्कर्स की यूटिलिटी क्या रही पिछले वीक में 40 प्रोडक्टिव आवर्स में। अलाउंसेस फॉर टाइम स्टैंडर्ड्स, जो अलाउंसेस थे टाइम स्टैंडर्ड्स में। असेसमेंट ऑफ डिले कंपोनेंट्स, पीएफडी अलाउंस फैक्टर, पीएफडी अलाउंस फैक्टर भी ऐसे रिव्यू हो जाता है कि क्या सूरत हाल है उसके और किस तरह चल रहा है। एवरेज यूनिट टाइम, डिटरमिनिंग द एवरेज टाइम ऑन ईच वर्क यूनिट, हर वर्क यूनिट पे जो एवरेज टाइम लगना था उसको देख लिया। टाइम स्टैंडर्ड्स, जो उसके टाइम स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने देख लिया। लिमिटेड स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी व्हेन स्टैंडर्ड सेट बाय वर्क सैम्पलिंग, टाइम स्टैंडर्ड्स है इट इज लिमिटेड स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी व्हेन स्टैंडर्ड सेट बाय वर्क सैम्पलिंग, जब हमने किया तो लिमिटेड स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी रह गई उसमें। वर्क सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन फॉर्म, पहले हमने जो फॉर्म देखा था पिछली साइडों में अगर आपको याद होगा तो टाइम सैम्पलिंग के लिए था वो, अभी वर्क सैम्पलिंग के लिए है। वर्क सैम्पलिंग फॉर्म इसको जरा क्रिटिकली या इस स्लाइड को आप गौर से देखें तो वर्क सैम्पलिंग में डेट, टाइम, पीरियड ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वर, डिपार्टमेंट नोट और उसके अलावा एक्टिविटी की कैटेगरी क्या थी, की पंचिंग था, राइटिंग थी, फीलिंग थी, टेलीफोन वाला था, वॉकिंग था, कन्वर्सेशन था, पर्सनल था, अवे था, जो भी उसकी एक्टिविटी कैटेगरी थी। और उसमें ऑब्जर्वेशन, डेट एंड टाइम, डिफरेंट वर्कर्स के नाम आ गए, उनके सब्जेक्ट्स आ गए और आगे आपने उसकी एंडोर्समेंट उसके मुताबिक कर दी। ये इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। वर्क सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन फॉर्म जो है उसको देखते हैं आगे। वेयर टू यूज मोशन एंड टाइम स्टडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हमें मोशन और टाइम स्टडी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ यूज करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकती है, ऑफिस में यूज हो सकती है, बैंक्स में यूज हो सकती है, सर्विस का एरिया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हो सकती है, हॉस्पिटल्स में हो सकती है। इनकी हर जगह डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट जगहों पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। हाउ डू यू डिसाइड इफ़ यू नीड टू डू अ मोशन एंड टाइम स्टडी, यानी आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मोशन एंड टाइम स्टडी की ज़रूरत है मुझे। और प्रोडक्शन कास्ट टू हाई, इज देयर अ प्रॉब्लम, जब प्रोडक्शन कास्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हाई जाना शुरू हो जाए और प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाए, यू गो फॉर द टाइम एंड मोशन स्टडी। वाई इज देयर अ प्रॉब्लम, प्रोडक्शन, पहले हमने क्या मोशन एंड टाइम स्टडी उधर लगाए हैं जिधर प्रोडक्शन कास्ट चली गई बहुत हाई है। दूसरी देखने के लिए कि उधर प्रॉब्लम क्यों है। तीसरी है हाउ इट कैन बी सॉल्व, ये किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थली विच अल्टरनेटिव इज बेटर, जब हम मोशन एंड टाइम स्टडी देखते हैं तो हम उसमें से डिफरेंट ऑप्शंस भी हमारे सामने आती हैं कि जो भी अल्टरनेटिव बेहतर होगा उसको फिर अडॉप्ट किया जाता है। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हाई कास्ट को रिड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने के लिए। और डिसीजन मेकिंग टूल कह सकते हैं मोशन एंड टाइम स्टडी, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेकिंग टूल अवेलेबल टू दी टॉप मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, इस स्लाइड पर जरा गौर से देखिएगा। वर्कर नीचे हैं, वर्कर्स साइकिल टाइम्स ऊपर हैं, किसी का 30 है, किसी का 26 है, किसी का 28 है, किसी का 25 है अगेन, और किसी का 32 है, 30 है, 26 है। मैक्सिमम साइकिल टाइम ऑफ लाइन इज 32 सेकंड्स। प्रोडक्शन पावर आर इज 112 यूनिट्स। इधर से आपको आइडिया आ गया 112 यूनिट्स मैक्सिमम है, फिर आइडिया आपने ले लिया। आफ्टर टाइम एंड मोशन स्टडी लाइन बैलेंसिंग, आपने जब बैलेंस की चीज़ों को, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। ऑन दी एवरेज सारे जो आपने देखे कुछ नीचे था, कुछ ऊपर थे, कुछ 26 पे था, कोई 32 पे था, कोई 30 पे था। जब आपने टाइम एंड मोशन स्टडी ली तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का 28 सेकंड आ गया और उससे आप 128 यूनिट्स पे आ गए प्रोडक्शन पे। पहले क्या था जो मैक्सिमम 112 था। यानी ये कंसेप्ट इस तरह हुआ, दिस कंसेप्ट वाज अप्लाई टू द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो आपने टीम पूरी को इम्प्रूव कर दिया और प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 5% प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई और बेहतर होगी ओवरऑल प्रोडक्शन, क्योंकि इंटरप्राइज को या टॉप मैनेजमेंट को तो ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज से गर्ज है, वो 5% इंक्रीज होगी उसको बैलेंस आउट करने से। सो कंक्लूजन्स जो इस पे हम लाना चाहेंगे, जो जस्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, जरा ज़हन में रखें, रिकैप्चुलेट करते हैं। मोशन एंड टाइम स्टडी हेल्प्स मैनेजमेंट डिटरमिन हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पहली तो बात यह है कि मोशन और टाइम स्टडी टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वर्कर से कितने टाइम में क्या प्रोड्यूस हुआ। Therefore, making it easier to predict work schedule as the output। जो मैंने शुरू में बात की थी, शेड्यूलिंग,
प्लानिंग, रॉ मटेरियल और पूरी ईयरली प्लानिंग आपकी, उसको ये रिफाइन कर दिया इसने। मोशन एंड टाइम स्टडी ए साइंटिफिक मेथड डिजाइन बाय टू डिफरेंट पीपल फॉर द सेम पर्पस। ये दो मुख्तलिफ लोगों ने एक ही पर्पस के तहत किया था, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस यूनिट कास्ट। बेसिकली टारगेट जो था कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यही मेन टास्क है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो रिड्यूस कास्ट होगी, जब कास्ट रिड्यूस हुई तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई आपकी, एंड यू बिकेम मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। द टू मेथड्स एवेलुएट वर्क एंड ट्राई टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव प्रोसेस। ये जो दो मेथड से इन्होंने इसको डिटेल में एवेलुएट किया, देखा, और डिफरेंट वेज फॉर वर्कआउट टू इम्प्रूव द प्रोसेस इन दिस रिगार्ड। इसमें इस बुक्स का जो रेफरेंस है वो भी दिया गया है कि मोशन टाइम स्टडी का, और दूसरा गवर्नमेंट की बुक है वर्क सिस्टम्स के ऊपर। अगर मजीद आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो आप इधर इन बुक से भी इसको देख सकते हैं। विद दिस आई जस्ट एंड अप माई लेक्चर। लेकिन मैं आपको पता होगा कि मैं लेक्चर के एंड पे एक अच्छी हदीस या एक अच्छा मैसेज देता हूँ, विच इज फॉर माई मोटिवेशन आल्सो, सेल्फ मोटिवेशन आल्सो, एंड फॉर द पर्पज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ माई कम्युनिटी आल्सो। हदीस शरीफ है, नो दैट विक्ट्री कम, सॉरी इट्स नॉट हदीस, आई एम सॉरी, मैं आपसे ये एक स्लाइड या एक मैसेज शेयर करने लगा हूँ जो एंड पे जो हमें हमारी लाइफ को थोड़ा बेहतर करता है। लेकिन उस मैसेज में ही ये हदीस है जो अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, और हमें हमारी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए है, जो कि हमारी अपनी परफॉर्मेंस को, सेल्फ प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। इट सेज नो दैट विक्ट्री कम्स विद पेशेंस। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, आपको पता होना चाहिए सब्र के साथ विक्ट्री आती है, सब्र के साथ जो जीत है वो आती है। रिलीफ विद डिस्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस नहीं होते उससे रिलीफ मिलता है। एंड ईज विद हार्डशिप्स, जब भी मुश्किल हो उसके साथ ईज आती है। रात के बाद दिन आता है। दिन, ये मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, ये असल में अगर होपफुल एटीट्यूड की बात करें तो होप वंस देयर इज अ पावर ऑफ होप की मैंने एक दिन आपसे बात शेयर की थी। मैं पावर ऑफ होप पे और भी बातें आपसे शेयर करूंगा कि होप इज द साइन ऑफ लाइफ। और वो लकी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी मुसीबतें देखने के बावजूद, इतनी टेंशनें देखने के बावजूद, ही गेव अस अ वेरी प्रैक्टिकल मॉडल टू बी होपफुल अंडर ऑल कंडीशंस। और कहते हैं, जैसे शुरू में मैंने लेक्चर के शुरू में एक बात की थी, मायूसी गुनाह है, मायूस होना कुफर है। मायूस वो होता है जिसका अल्लाह पे बिलीव नहीं रहता। मायूस वो होता है जिसका लाइफ पे बिलीव नहीं रहता। मायूस वो होता है जिसका OEM पे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो अल्लाह वाहदाहु ला शरीक पे बिलीव नहीं रहता। जरूरत क्या होती है कि हमें सम टाइम एंग्जाइटी आती है, हमें सम टाइम स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं। वो स्ट्रेसफुल कंडीशन कौन लाता है? वो स्ट्रेसफुल कंडीशन ईवल लाती है। ईवल कौन है? ईवल इज इब्लीस, शैतान। शैतान कौन था? शैतान वो आदमी था जो मुतकब्बर हुआ। अगर हम उसके वर्क परफॉर्मेंस देखें तो उसने तो कितने सजदे और कितने साल, यू ऑल नो बेटर देन मी, कितने साल वो इंचार्ज रहा फरिश्तों का, एंड ही वाज अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल और मकबूल। तो उसने, अब लेट्स फोकस ऑन दिस एज एकेडमिया पर्सन, हम एवेलुएट करते हैं कि उसके कौन से एक्ट ने उसको लक से कक बना दिया और इससे नीचे गिर गया, वो शैतान बन गया। दैट वाज द ओनली एंड ओनली एक्ट ऑफ एरोगेंस, तकब्बुर। तो मैं आपसे अपने शुरू के लेक्चर्स में भी एक दफ़ा शेयर किया था कि जब हम तकब्बर में आ जाते हैं, जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं, हम अना में आ जाते हैं, जब हम ये शुरू कर देते हैं सोचना कि नहीं जी मैंने ये किया, नहीं जी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने खुद किया, भाई डेफिनेटली यू डिड इट, बट बिलीव यू मी हाउ यू डिड इट। आपके पीछे आपको किसी ने वो ताकत, पोटेंशियल अनायत की, वो रब्बे जुल जलाले, रब्बे खालिके कायनात ने वो ताकत आपको दी। उस ताकत को सप्लीमेंट किया गया जो आपके पेरेंट्स ने आपको दुआएं दी, जो अपनी गुडविल जनरेट हुई, देन यू आर वन टूल टू परफॉर्म इट ऑब्वियसली। सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि एरोगेंसी, तकब्बरपन, मुतकब्बर बिहेवियर इज नॉट लाइक्ड बाय अल्लाह ऑलमाइटी। मैंने बिलीव यू मी एज ए टीचर, एज एकेडमिया पर्सन, मैं आपसे मैंने जिसमें भी गुरूर देखा उसमें लाइफ में उसको बाद में रुलते और रोते हुए देखा है। सो मैं आपसे एक रेजोल्यूशन ये उसी तरह ही पास करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट लॉन्च करना चाहता हूँ जिस तरह मैंने एक लेक्चर में रिक्वेस्ट लॉन्च की थी कि इंटरप्राइज की वर्ल्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप में द बेस्ट पेमेंट इज डन बाय द फर्माबरदारी एंड खिदमत ऑफ पेरेंट्स। तो दूसरा आज की रेजोल्यूशन में पास करने लगा हूँ,
वो ये है, इफ यू परफॉर्म, यू वांट टू दी सक्सेस स्टेप इन लाइफ, अपने अंदर आजी लें। आजी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। आजी में बरकत है, आजी में खैर है, आजी में सुकून है, आजी में वाइब्रेंसी है, आजी में सक्सेस है। तो आजी, सबर और मेहनत और नीयत की सफाई, ये 4 सक्सेस कीज हैं जो आज आपको मैं देके जा रहा हूं। आजी, बिकॉज तकब्बर की वजह से एक कायनात में एक बंदे का प्रोफाइल शैतान का, ईवल का आपके सामने है, और वो जो स्ट्रेस लाता है, जो टेंशन में डालता है, जो दिल में वसवे डालता है, जो गीबतें हमसे करवाता है, जो हसद कराता है, दैट इज द शैतान। तो शैतान कहाँ से आता है? शैतान हमारे यहाँ इंटर होता है ईगो के थ्रू, हमारी अना के थ्रू। तो हम सेल्फ नेगेशन के रूट पे चले, तो अपनी अना के झंडे को थोड़ा नीचे लें और हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो भी मेरे पास पोटेंशियल अल्लाह पाक ने दिया हुआ है उसका दिया हुआ है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक का अदा ना हुआ। मैं तो एक परफॉर्मर हूँ, अल्लाह हैज गिवन मी दिस टास्क, सो आई नीड टू परफॉर्म इट। नीयत क्या है मेरी? तीसरी चीज जो मैंने बात शेयर की आपसे, नीयत मेरी ये है कि कम्युनिटी के वेलफेयर हो। मालिक तू वही है, मैं तू मालिक है, खालिक है, हर चीज पे कादर है। मुझे नहीं पता दीवार के पीछे क्या है, बट तू हर चीज पे कादर है और वांट टू डू गुड फॉर द कम्युनिटी। ये आपकी नीयत हो, और जब आपकी नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला आपको बेहतर बनाना शुरू कर देंगे, और अल्लाह ने जो आपके नसीब में टास्क लिया हुआ है, इट विल बी टेकन फ्रॉम यू। या अल्लाह, मैं आपके प्यारे नबी के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मैं नीयत साफ रख के चलना चाहता हूँ, मैं लोगों को गुडनेस का मैसेज देना चाहता हूँ, मैं लोगों को पॉजिटिविटी का मैसेज देना चाहता हूँ, मैं लोगों को वही समझता हूँ, एल्डर्स को जो सफेद दाढ़ी वाले हैं, मैं उनकी उसी तरह इज्जत करता हूँ जो मेरे बाप की तरह है, जो मेरे बाप की उम्र के हैं। ऑल स्टैंड रिस्पेक्टेड बाई माई सेल्फ एज माई ओन फादर। और जो मेरी माँ की उम्र की सारी खवातीन है, बिलीव यू मी, दे ऑल स्टैंड रिस्पेक्टेड बाई द एज ऑफ माई मदर। तो या अल्लाह, तू नीतों का मालिक है, तू मेरे दिल का राज जानता है, तो मेरी सदा को कबूल कर ले। और आई वॉन्ट टू बी अ सोर्स ऑफ कम्फर्ट फॉर एल्डर्स, यंगर्स एंड एवरीवन। और मैं इस चीज पे खुश हूँ कि जी एकेडमिक्स का ये जो चेन, ये पॉजिटिविटी का चेन लोगों को चल रहा है, लोग आगे से नॉन वायलेंस होके सुकून की राह पे आए, लोग गिबत ना करें, लोग हसद ना करें, लोग शैतानियत ना करें, लोग किसी से जले ना, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, सो दैट मेरी और आपकी जो किटी है, जो हमारा बैग है, हमारा पर्स है, रोजे क़यामत थोड़ा बेहतर चीजों से भरा हुआ। दिस व्हाट आई वांट। तो अगर मेरी ये नीयत है तो उस नीयत में रब्बे जुल जलाल खुद ही बरकत डाल देंगे। हाँ, जब हम किसी चीज से सबर से काम नहीं लेते, पेशेंस नहीं रखते, जैसा कि इस हदीस में है, तो सबर, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सुकून मिले तो सबर करें, चीजों को थोड़े ठंडे पेस पे लाएं, भलाई के साथ करें, नमाहट के साथ देखें, और उसके बाद आप होपलेसनेस ना हो। देयर इज अ होप ऑलवेज। once you stop looking the chain of the mountains, there's another chain of mountains behind that, but Allah does know only। जहां से हमारी टनल क्लोज होती है, आपकी रहमत उधर उसके आगे से शुरू होती है। सो लेट्स बिलीव ऑन दी रहमत एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी विद दिस माइंड कि जो मुझे पोटेंशियल दिया गया है, शुक्र है तेरा मालिक। अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को नेमतों में ज्यादती देते हैं, इजाफा कर देते हैं। निशुक्र करने वालों से, निशुक्री करने वालों से नेमतें उठा ली जाती। सो हम कहते हैं कि खालिक मालिक तूने हमें इंसान बनाया, तेरा बहुत शुक्र है। खालिक मालिक तूने हमें मुसलमान बनाया, तेरा बहुत शुक्र है। खालिक मालिक आपने हमें कम्युनिटी के लिए बेहतर बना दिया, तेरा बहुत शुक्र है। वी वांट टू परफॉर्म गुड, हमारी नीयत ये है, इसमें बरकत डाल दे। हमें गुरूर नहीं है, हम किसी का हसद नहीं करते, हम ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो स्ट्रेसेस हैं, हसद, गिबत, भाई गिबत हम क्यों करें? मैं खुद में जो थोड़ी बहुत नेकी है, क्यों किसी की गिबत दे के डाक करके उसके लिए बुरा सोच के पहले तो अपने आप की बॉडी माइक्रोबायोलॉजी सारी डिस्टर्ब करूँ, अपना बीपी हाई करूँ हसद और गिबत करके, और बाद में जो 4 नेकियां कमाई हैं थोड़ी बहुत, वो भी उसके हवाले एक लिफाफे में डाल के आप कर दें। इससे ज्यादा फुलिशपन और क्या होगा? सो लेट्स पास आर, मैं अपने आप को भी सेल्फ मोटिवेट कर रहा हूँ। हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम वालिदैन की खिदमत करेंगे और वालिदैन की बराबर की उम्र के जो लोग हैं उनकी इज्जत करेंगे, एल्डर्स को सुकून देंगे, छोटों से प्यार करेंगे, खुश अखलाकी से पेश आएंगे, लोगों से आसानियां पैदा करेंगे, किसी की गीबत हसद नहीं करेंगे, मुसीबतों परेशानियों में स्ट्रेसेस पे सब्र करेंगे, अल्लाह की दी हुई नियमतों का शुक्र अदा करेंगे, उसके और मशकूर हो जाएंगे। और अबव ऑल ये जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी और लानत है, ये तकब्बर की बीमारी, गुरूर की बीमारी, ईगो की बीमारी, इससे दूर रहेंगे, सेल्फ नेगेशन में आएंगे, कोशिश करेंगे जो तूने दिया मालिक उसकी रज़ा में उसका शुक्र ज्यादा से ज्यादा करेंगे। एंड वी स्टार्ट के हमारी एक सेल्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी। हम ह्यूमन बीइंग्स अपने मुआशरे के लिए, अपनी
इंसानियत के लिए एक प्रोडक्टिव मुस्लिम के तौर पे अपीयर हूँ, उसमें एक पॉजिटिविटी लाएं। तो मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ और साथ ये भी कहूँगा कि जब साफ नीयत से काम किए जाते हैं तो उसके रिजल्ट भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक 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 अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। तो मैं आपके साथ इस लेक्चर के बाद, इस मैसेज के बाद, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे नबी के सदके हमें कायनात में सोए अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे। नंबर 1। नंबर 2, मालिक खालिक तो राज़िक तो हर चीज़ का कादर है, तो हर बड़ी चीज़ का पता है तुझे, हर छोटी चीज़ का पता है। तो समुद्रों की तहों में भी लोगों को खुराक दे रहा है, तू पहाड़ों की चोटियों पे पत्थरों के अंदर भी कीड़ों को खुराक दे रहा है। तू खालिक मालिक राज़िक है, तू वर्सटाइल है, तू वहदहु ला शरीक है। तो मालिक हमारे दिल की जितनी दुआएं उसको उसी तरह कबूल कर ले। तुझे पता है हमारे दिल में क्या क्या दुआ है, उसको कबूल कर ले। हमें वालिदैन का मोहतब बना, हमें कम्युनिटी के लिए अच्छा बना और हमारी हर दुआ एज सच जो है हमारे दिल में कबूल कर ले। तो विद दिस प्रेयर, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे खसूसी रिगार्ड्स आपके लिए, और सबसे ज़्यादा खसूसी रिगार्ड्स आपके पेरेंट्स के लिए, उनसे भी रिक्वेस्ट करें मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और विद दिस प्रेयर कि हम अपनी सेल्फ प्रोडक्टिविटी, हमारी एकेडमिक प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो मुआशरे की प्रोडक्टिविटी है, सारी को सारी इन्हांस करेंगे और बेहतर से बेहतर से बेहतर के रूट की तरफ आगे मूव करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह। और हम अल्लाह ताला में अपना शुक्रगुजार बंदा बना दे और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की हमेशा हिम्मत और तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।